नमस्कार, ब्राह्मण्स इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम साक्षात ब्राह्मण में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जिसके कारनामों के आप भी लोहा मानेंगे। मिलवाते हैं आपको प्रेम कुमार शुक्ल जी पथिक से। कार्यक्रम शुरू करने के पहले जानते हैं प्रेम कुमार शुक्ल कौन है। दिल्ली में हिंदी के प्रवक्ता श्रीमान प्रेम कुमार शुक्ला पथिक आल्हा के गायक भी हैं तथा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप शहीद स्मृति चेतना समिति भी चलाते हैं जो देश में शहीदों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है। आपको समाज द्वारा ब्राह्मण चेतना सम्मान 2003, विश्व रत्न सम्मान 2011, ब्राह्मण गौरव सम्मान 2018 आदि मिल चुके हैं। आपकी हिंदी में प्रबल आस्था है। आप हिंदी से एमए और बीएड हैं। शुक्ला जी ने अपने रक्तों से अमर बलिदानियों, क्रांतिकारियों, ऋषियों, महर्षियों का चित्र बनवाकर एक बेमिसाल मिसाल पेश किया है। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास कार्यक्रम साक्षात ब्राह्मण में आज अनंत वक्ता मासिक पत्रिका संपादक पंकज उपाध्याय के साथ श्रीमान प्रेम कुमार शुक्ला पथिक का साक्षात्कार। यहाँ तक की यात्रा किस तरीके की रही हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव मोइया माफी अचलगंज का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ पढ़ा लिखा 8वीं तक अचलगंज में और उसके बाद रायबरेली से पढ़ाई की और लखनऊ पहुंचा। कानपुर यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड किया और दिल्ली 93 में आ गया था। 93 में हमारी मुलाकात कानपुर ब्राह्मण बोर्ड के चेयरमैन उस समय होते थे श्रीमान आर.डी. दीक्षित जी। उसी साल उनसे परिचय हुआ और उस परिचय के दौरान हमारे मन में ब्राह्मणों के लिए कुछ करने की इच्छा थी। युवा थे और बहुत कुछ करना चाहते थे, तो बहुत उनके साथ जुड़ करके बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लेकिन मुझे कहीं न कहीं उन कार्यक्रमों में जब मैं युवाओं को नहीं देखता था और मैं ज्यादातर अपने पिताजी की उम्र के लोगों को कार्यक्रम में आते हुए देखता था, भाग लेते हुए देखता था, कुछ बड़ी उम्र की महिलाओं को बात, तो मुझे लगता था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है मुझे। और मैं उसमें उनको सुझाव भी दिया और कुछ उन्होंने कार्यक्रम ऐसे किए बच्चों के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली ना होने की वजह से मैं 2006 तक उनके साथ जुड़ा रहा। 2003 में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जब पूरे विश्व के ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर के विश्व ब्राह्मण फेडरेशन का एक गठन किया और उसके तहत अशोका होटल में 3 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से ब्राह्मण विभूतियों को बुलाया गया और उसके आयोजनकर्ताओं में मैं भी था। लेकिन मेरे मन में था कि हम ब्राह्मणों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक उनको रोजगार परक बनाने का, उनके अंदर एक संस्कृति और साहित्य संस्कार की भावना पैदा करने का, अपने साहित्य के ऊपर गर्व करने का जो विषय है वो कहीं कहीं अछूता रह जाता है। तो मन में बड़ा वो था। हम इधर तैयारी भी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। 2000 में मेरी नौकरी लग गई थी। मैं शिक्षक था दिल्ली सरकार में और सीधे भर्ती हुआ था कंपटीशन के थ्रू। तो तब भी मेरे पास जितना बचता था समय तो मैं समाज के लिए चिंतित रहता था। कहीं उनके लिए लेख लिखना, कहीं उनके लिए पत्रिका की तैयारी कराना, कहीं कोई कार्यक्रम होता तो मैं पहुंचता। 2006 में मैं बीमार पड़ गया अचानक डेंगू होने की वजह से, तो मैं दीक्षित जी से साथ छूट गया। उस समय समाज से मैं 2-3 साल अछूता सा रहा या कटा सा रहा, छोटी मोटी सभाओं में जाता रहा, लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाया जी। फिर हमारा दोबारा 2010 में हम यहाँ आए, रोहिणी 9 में आ गए। 10 में हम यहाँ एक शहीद संस्था से जुड़े जो गुप्ता जी चला रहे थे और शहीदों के लिए काम शुरू किया, क्योंकि जब हमने साहित्य पढ़ा तो शहीद बहुत ज्यादा ब्राह्मण ही शहीद हुए और उन्होंने किस तरह का बलिदान दिया। जब ये बात हमने देखी और बच्चों ने बलिदान दिया तो मैंने कहा कि हम अगर ब्राह्मणों के बारे में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं संगठन को लेकर, अगर हम शहीदों के काम को आगे बढ़ाते हैं और उससे ब्राह्मणों को चेतना लाते हैं तो कहीं कहीं हम आसानी से काम कर सकते हैं। और उस काम को मैंने किया। आपने जिन चित्रों को रक्त से अपने बनाया उनमें सारे ब्राह्मण व्यक्तित्व हैं और जो ब्राह्मण व्यक्तित्व हैं उनका नाम दर्शकों से साझा करें। चिरा राजा बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगवान परशुराम जी का ये चित्र है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, चाफेकर बंधु हैं, तिलक हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं,
और ऐसे अनगिनत चित्र हैं। बहुत अच्छी बात है। चित्र आपने रखतों से एक बेमिसाल पहल है समाज के लिए, लेकिन इसके पीछे का मकसद हमारे दर्शकों को बताएं। इसके पीछे का मकसद यही है कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनके किए हुए कार्यों को याद करें। उनके चित्र को अगर हम रक्त से बनवाते हैं तो एक भावना प्रदर्शित करने की बात है। बच्चों के अंदर एक भावना, एक संस्कार, एक उनके प्रति सम्मोहन पैदा करने की, उनके प्रति हम जागरूक हों, उनके कार्यों पर हम चलें, उनके किए हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लें। चित्र साधारण भी बन सकता है, तैल चित्र भी बनते हैं और चित्र आपके स्केच से भी बनते हैं, लेकिन वो चित्र प्रेरणा नहीं देते हैं। जब आप रक्त चित्र देखते हैं तो प्रेरणा होती है, क्योंकि रक्त निकलवा करके चित्र बनाना अपने आप में एक दुष्कर कार्य है और इसको सारे चित्रकार बना नहीं सकते। समाज में ब्राह्मणत्व के गिरते हुए स्तर और अपने गौरवशाली इतिहास को आप कैसे जोड़ पाते हैं? उसके लिए मैं 1996 में एक कार्यक्रम तालकटोरा में हुआ था। वहाँ ब्राह्मण वंशों का इतिहास नामक एक पुस्तक मुझे मिली और जब मैंने उसको पढ़ा तो पूरे हिंदुस्तान में 2000 तरह के ब्राह्मणों का विस्तृत वर्णन उसमें मिला कि चित्तपवन ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, पंचगौड़, पंच द्रविड़ और उनका विस्तार से अध्ययन उसमें करने के बाद मेरे अंदर लगा कि ऐसे सभी जगह ब्राह्मण है, बिना ब्राह्मण के कोई गांव नहीं है। तो जब यहाँ पर 6 लाख गांव हैं तो उस तरह से अगर हम आबादी को निकालें तो करीब 30 करोड़ ब्राह्मण हमारे बैठते हैं पूरे देश में। आज तक उनकी जनगणना ढंग से नहीं हुई है, तो क्यों हम ऐसे लोगों को जोड़ें और पूरे देश में ब्राह्मणों की जागरूकता पैदा करें, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। पहले हमें हमारे बच्चों को समझना चाहिए ब्राह्मण एक उपाधि है और वो उपाधि मिलती है तप, तपस्या, त्याग, कर्म से मिलती है। हम अपने वेदों की, अपने ब्राह्मण ग्रंथों के, अपने पुराणों का अध्ययन करें और उनके अध्ययन के से संस्कार जो है, महाभारत है, रामायण है, इनको पढ़ने के बाद उसमें जो निहित ज्ञान है वो बच्चों को दें और ब्राह्मण होने का सही अर्थ बताएं, तब बच्चों के अंदर परिवर्तन आएगा। ब्राह्मणों के लगातार गिरते स्तर के उत्तरदायी कारक क्या है? 3-4 कारणों को मैं मानता हूँ। सबसे पहले जब यहाँ माध्यम, शिक्षा माध्यम है, हमारा जो हिंदी है, जैसे हमारी हिंदी है, हिंदुस्तान है, हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है जी। उसको माध्यम को पूरे देश में लागू होना था, उसके साथ छल किया गया। दूसरा कारण है आरक्षण। आरक्षण हमारी प्रतिभाशाली ब्राह्मण बच्चों को इस देश में व्यवस्थित होने का वो नहीं देते, ये बहुत बड़ी कमी है। तीसरा कारण है कि जो हमारी शिक्षा में संस्कृत भाषा का अपमान हुआ है, आज संस्कृत को भी अनिवार्य भाषा के रूप में देश में पढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि जिस भाषा ने इस देश को पूरे विश्व में गौरवशाली बनाया है, उस भाषा को छोड़ने का मतलब क्या है? आपके द्वारा ब्राह्मण उत्थान के लिए किस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? मैं ब्राह्मण उत्थान के लिए सबसे पहले तो जितने ब्राह्मण साहित्य है पूरे देश के अंदर, मैंने सभी ग्रुपों में जितने भी हजारों ब्राह्मण मुझे जानते हैं पूरे देश में अलग अलग से, मैंने उनसे निवेदन किया है, मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूँ, जितना ब्राह्मणों पर लिखा गया साहित्य है उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, एकत्रित कर रहा हूँ। भगवान परशुराम पर जितने भी पुस्तकें, उन पर वेद या जो भी उनके ऊपर लिखा गया है, पुराण है, उन पर भागवत है, जो भी है, उन पे आपकी चालीसा है, उन पर अगर स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, वो सब एकत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि बिना साहित्य के किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। आप एक देश के माने जाने कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, आप आल्हा गायक हैं, कुछ रचनाएं आपकी मैं सुनाता हूं कि ब्राह्मण कौन हो सकता है। ब्रह्म का तेज हो, ब्रह्म का तेज हो, कंठ में ओज हो, ब्रह्म का तेज हो, कंठ में ओज हो, पर सेवा उपकारी हो, मानवता का पुजारी हो, परहित काज संवारे जो, संस्कृति और सभ्यता लाए, संस्कृति और सभ्यता लाए, सबका हित वो फिर से चाहे, दुष्टों को दलने वाला हो, दुष्टों को दलने वाला हो, मन पावन पवित्र गंगा सा हो, मन उसका गंगा सा पवित्र। इस तरह मेरा नाम प्रेम है, तो मैंने अपने ऊपर
अपने भाव की कविता लिखी है। उसके बाद मैं उस पर आता हूं कि अवधेश हमारी विनय यही, यह का भला जग चंगा रहे, रहे प्रेम का भाव भरा सब में, बहती नित्य प्रेम की गंगा रहे। भगवान परशुराम जी को मैंने आह्वान किया है इस बार फिर आओ, क्योंकि कलयुग है, घोर कलयुग है। आज ब्रह्म हत्या करने में कोई डरता नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या है। आज लोग चुन चुन कर ब्राह्मणों को मार रहे हैं इस घोर कलयुग में। तब मैंने अवतार लेने की बात कही है। अवतारी है वो यहाँ पर है, लेकिन बुलाने की बात कही है वो, क्योंकि जीवित है, चिरंजीवी है। कि नारायण नर का भेष धरे, नारायण नर का भेष धरे, हे भृगुकुल वंशज आ जाओ, अत्याचारी भंजक बनकर धरती का भार हटा जाओ, देकर शस्त्र शास्त्र की विद्या विप्रों का मान बढ़ा जाओ, धरा बुलाती है भगवन, बस एक बार तुम आ जाओ, बस एक बार तुम आ जाओ। हे विप्र शिरोमणि भगवन तुम, बस एक बार तुम आ जाओ। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन करता है इस समय? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले संगठनकर्ता, या कोई और? तीनों लोग कर रहे हैं। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार से लेकर के हर उस व्यक्ति को कह रहा हूं जो ब्राह्मण के नाम पर केवल नेतागिरी हो रही है। आज तक कोई भी कानून में संशोधन नहीं हुआ ब्राह्मणों के नाम पर। 75 साल हो गए हैं, 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में है, लेकिन एक भी संविधान संशोधन ब्राह्मणों के नाम पर नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी कमजोरी मैं अपने ब्राह्मण नेताओं को मानता हूं कि जब संसद में 70 से 75% ब्राह्मण नेता थे तब भी कुछ नहीं कर पाए। अब तो उनकी संख्या भी 25% रह गई है, तो अब तो कोई उम्मीद नहीं है। और जो संगठन चला रहे हैं वो इतना लालच है उनके अंदर, इतना उनके अंदर लालच होता है अपना नाम चमकाने का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, और कहते हैं हम समाज का काम कर रहे हैं। ऐसे संगठन न चलाने वालों से ही बहुत अच्छी बात है अगर आप संगठन में हो। आप देखिए ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जब तक वो मृत्युशैया पर नहीं चला जाता है, जब तक वो दधीची अवस्था में नहीं चला जाता है, या पितामह भीष्म की तरह सरसैया वाली अवस्था पर नहीं जाता, तब तक पद नहीं छोड़ता। युवाओं को कब कहां किस उसमें पद मिले हैं? किसी संगठन में। मैं पूरे भारत में चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे भारत के सभी संगठनों को उठाकर देख लीजिए, अध्यक्ष और उसके मेन जो मुख्य पदाधिकारी हैं वे लोग हैं जो 70 से ऊपर हैं, या 75 से ऊपर हैं, या 65 से ऊपर हैं। कोई भी 40, 50 या 30 या 35 साल के बच्चों को जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है। फिर कहते युवा हमारे साथ जुड़ते नहीं है। आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, बदलाव किसके लिए कर रहे हैं? युवाओं के लिए। तो युवाओं को आगे लाइए, उनका मार्गदर्शन करिए, मार्गदर्शक मंडल में रहिए। तो मेरा कहने का मतलब है संगठनों के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है कि अपने संगठन में बदलाव लाएं और चुनाव कराएं, प्रॉपर उसको विधिवत चुनाव कराएं समाज के लोगों को। कोई समाज का आदमी छूटना नहीं चाहिए। हमारे श्रोताओं को आप अपनी प्राथमिकता और संदेश दोनों बताएं जिससे ब्राह्मण स्वावलंबी हो। हम ऐसे विद्यालय भी खोलें जहां पर संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर वास्तु सिखाई जाए, जहां पर ज्योतिष सिखाया जाए, जहां पर रत्न पहचानने की विद्या सिखाई जाए। इस तरह की चीजें जो हमारी पौराणिक चीजें थी उनको हम अधिक से अधिक केंद्र खोलें, उनके लाइसेंस लें। अगर सरकार नहीं देती है, जैसे हमने एक काम किया, टीसी सोसाइटी हम बना रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। क्यों बना रहे हैं कि हर जिले में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में टीसी सोसाइटी ब्राह्मणों की रहेगी। ब्राह्मणों को पैसे की जरूरत है, गरीब ब्राह्मण गया, वो अपना लोन लेकर के आया, अपना काम करा, बाकी 40 किस्तों में 20 किस्तों में दे देगा। और जो सक्षम ब्राह्मण है उनकी एफडी है, उनको बैंक से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, इस पे टैक्स नहीं है। तो इस तरह का एक प्रावधान पूरे देश में जितने जिले हैं
हर जिले में हम करें। वहां कोई संस्था सक्रिय है, वो संस्था उसको आगे उठा ले, हम एक दूसरे संस्थाओं को कोऑर्डिनेट कर लें और उनके पदाधिकारियों का एक बड़ा महासंघ बना के उनका चुनाव कराएं। हमारे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ब्राह्मण इंटरनेशनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी कहीं भी अगर लगता है उनको कि हमारी कोई सेवाओं की जरूरत है तो हम जरूर देश विदेश में जहाँ हमारे संपर्क है हम जरूर आपके चैनल के माध्यम से सूचना भी देने की कृपा करूंगा। और निश्चित है कि बहुत पुनीत कार्य कर रही है संस्था और करे, और हम लोग एक एक मिलकर 11 होते हैं और 111 हो जाते हैं, 1011 हो जाएंगे, 1,11,000 बनेंगे। इस ताकत के साथ काम करें। आपने जो आज हमें मौका दिया अपने बीच बैठने का और इंटरव्यू, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, ब्राह्मण इंटरनेशनल का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भगवान परशुराम जी की, जय भारत। ब्राह्मण्स इंटरनेशनल के इस खास प्रोग्राम साक्षात ब्राह्मण में मिलवाते हैं किसी नई शख्सियत से। अगली बार कार्यक्रम में जुड़े रहिए, बहुत ध्यान से रहिए।